औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ऑर्डर 8 है, CPC 1908 का, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का, रिटन स्टेटमेंट एंड सेट ऑफ। हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि रूल 6 और 7 की कंटिन्यूएशन के अंदर ही ये जो है ये डील करता है। अगर हम ऑर्डर 6 की बात करें तो वो डील करता है इस चीज़ से कि प्लीडिंग को अमूमी तौर पर किस तरह से डील किया जाता है, और प्लीडिंग से मुराद प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों हैं। लेकिन जब हम ऑर्डर 7 की बात करते हैं तो वो जस्ट प्लेंट को डील करता है। इसी तरह से ऑर्डर 8 जो है वो रिटन स्टेटमेंट को डील करता है, यानी कि हमें ये चीज़ें बताता है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो शामिल होती हैं। सबसे पहला जो हमारा इसके अंदर रूल आता है वो है रिटन स्टेटमेंट, कि रिटन स्टेटमेंट जो है उसे किस तरीके से पेश किया जाएगा। तो रूल 1 जो है वो डिस्क्राइब करता है कि द डिफेंडेंट मे एंड इफ सो रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट शैल एट और बिफोर द फर्स्ट हियरिंग और विद इन सच टाइम एज द कोर्ट मे परमिट प्रेजेंट अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस। तो सबसे पहले ये चीज़ आती है कि जो डिफेंडेंट है उसने अपने डिफेंस के अंदर रिटन स्टेटमेंट पेश करनी है। अब रिटन स्टेटमेंट जवाब किस चीज़ का होता है? रिटन स्टेटमेंट जवाब होता है प्लेंट का, और प्लेंट दायर करता है प्लेंटिफ। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी चीज़ सामने आती है जिसके अंदर ये बात कही जाती है कि जी फ़लाँ पार्टी ने या फ़लाँ शख्स ने मेरे साथ ऐसा किया, और काज ऑफ एक्शन की बेस पे एक प्लेंट सामने आती है, जो जब समन्स दूसरी पार्टी के पास जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उन्हें इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि अगर ये प्लेंट आई है तो उसका किस तरीके से जवाब दिया जाए या किस तरीके से डील किया जाएगा। So provided further that not more than 2 adjournment shall be granted for presenting the written statement। सबसे पहले इसके अंदर ये चीज़ आती है जो दो अहम असूल हैं कि रिटन स्टेटमेंट के लिए, इसकी दायरी के लिए जो टाइम पीरियड दिया जाता है अकॉर्डिंग टू लॉ वो 30 डेज़ होते हैं। 30 डेज़ से ज़्यादा नहीं दिए जा सकते। हाँ, अगर 30 डेज़ से ज़्यादा डेज़ दिए जाएँ तो वो एट द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है, या कोई इस तरह का मामला होगा कि कोर्ट उसे देखेगी कि भाई यहाँ पर इतने ऑटोमेटिकली और टाइम पीरियड देना चाहिए था, तो हम कहते हैं कि अगर कोर्ट उसको बेहतर समझे तो टाइम पीरियड दे सकती है। दूसरा इसका अहम असूल ये है कि एडजॉर्नमेंट या जो तरीक़े मुलतवी की जा सकती हैं वो 2 बार जो है वो की जा सकती हैं, यानी कि एडजॉर्नमेंट्स जो है वो ट्वाइस हो सकती है, इससे ज़्यादा जो है वो नहीं की जा सकती। सो द लैंग्वेज ऑफ लॉ इज़ प्रोवाइडेड फर्दर दैट not more than 2 adjournments shall be granted for presenting the written statement। तो ये चीज़ इसके अंदर जो है वो आती है। अब थर्ड जो इसके अंदर चीज़ आती है वो ये है कि डिफेंडेंट एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटिंग रिटन स्टेटमेंट शैल वियर द रिलायंस ऑन एनी डॉक्यूमेंट्स वेदर इन हिज पोजेशन और नॉट, और एंटर सच डॉक्यूमेंट्स इन अ लिस्ट एंड प्रोड्यूस दीज डॉक्यूमेंट्स विच आर इन हिज पोजेशन और पार। तो इसके साथ ही जब जो रिटन स्टेटमेंट लेकर आता है डिफेंडेंट, उसने वो तमाम डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर वो रिलाई करता है उन डॉक्यूमेंट की भी लिस्ट ऐड कर देनी है। उस लिस्ट में शामिल कर देना है कि भाई मैंने अपनी रिटन स्टेटमेंट के साथ ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लगाए हैं। तो ये इसके चंद अहम असूल थे रिटन स्टेटमेंट को जो हम देखते हैं तो इसके अंदर ऐड किए जाते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि न्यू फैक्ट्स मस्ट बी स्पेशली प्लीडेड, कि अगर कोई चीज़ इस तरह की एक तो प्लेंट में मौजूद थी कि जिसका जवाब देना ही देना है, लेकिन कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जो कि आपकी प्लेंट, जो कि दूसरे पर्सन की प्लेंट को रद्द कर देती हैं, यानी कि उनका बताना बहुत ज़रूरी है ताकि प्लेंट के ऊपर जो है वो क्वेश्चन रेज हो सके। The defendant must raise by his pleading all matters which show the suit not be maintainable। अब उसने कौन कौन से ग्राउंड्स ऐड करने हैं? वो ये कहेगा कि जिस सूट जो था वो मेंटेनेबल नहीं था, और दैट द ट्रांजैक्शन इज़ ईदर वाइड और वाइडेबल इन पॉइंट ऑफ लॉ। और फिर दूसरा जो वो ग्राउंड शो करेगा वो ये कहेगा कि जी जिन ट्रांजैक्शंस का या जिन अमूर का इसके अंदर जिक्र किया गया है, ठीक है, वो काबिल इब्ताल हैं, यानी कि वो झूठे हैं, वो पॉइंट ऑफ लॉ पर मबनी नहीं है। एंड ऑल सच ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस एज इफ़ नॉट रेज्ड would be likely to take the opposite party by the surprise, or would raise issues of fact not arising out of the plaint, as for instance
फ्रॉड, लिमिटेशन, रिलीज, पेमेंट, परफॉर्मेंस और फैक्ट्स शोइंग इलीगैलिटी। अब यानी कि जो जवाबुल जवाब है उसके अंदर वो कुछ इस तरह के ग्राउंड्स ऐड करेगा कि जिससे प्लेन खुद क्वेश्चनेबल बन जाए, यानी कि वो इस तरह के शो करेगा पॉइंट्स के जो प्लेंटिफ है उसके लिए वो सरप्राइज से कम नहीं होंगे। ठीक है, जिस तरह से वो इस तरह वर्ड यूज़ करेगा कि जी ये जिसकी प्लेंट है ये फ़रेब पर मबनी है, या इसके अंदर जो मियाद समात है या दस्तबरदारी अदायगी या तमील मुआहदा, यानी कि कुछ भी ऐसे मामलात हैं, ठीक है, उनका इजहार नहीं किया गया, या फिर पॉइंट ऑफ लॉ पे चीज़ें सही नहीं है, या फ़रेब पर मबनी है, या जो समात जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट नहीं है, तो वो इस तरह से न्यू फैक्ट्स जो है वो स्पेसिफिकली राइज करेगा कि ये चीज़ जो है वो इस तरह से जो है वो इस चीज़ में यूँ शामिल की जा सकती है। अब हमारा जो थर्ड रूल है वो डिनाइल से रिलेटेड है कि डिनाइल टू बी स्पेसिफिक, जो हमने इनकार करना है वो सरई और हतमी होना चाहिए, यानी कि फुल ब्लूम जो है वो हमारा डिनाइल होना चाहिए। तो लैंग्वेज ऑफ लॉ इज इट शैल नॉट बी सफिशिएंट फॉर अ डिफेंडेंट इन हिज रिटन स्टेटमेंट टू डिनाई जनरली द ग्राउंड्स alleged by the plaintiff, but the defendant must deal specifically with each allegation of fact of which he does not admit the truth except damages। यानी कि कहने का मकसद ये आता है कि अगर वो किसी चीज़ को डिनाई कर रहा है तो उसका सिर्फ ये कह देना या इनकार कर देना कि जी प्लेंटिफ ने जो चीज़ इस तरह से बयान की है मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ, या मैं इसके हक़ में नहीं हूँ, या ये झूठी है, सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं, बल्कि उसको जिस तरह से प्लेंट में ऐड किया गया उसी तरह से रिटन स्टेटमेंट में कि फ़लाँ जगह पर अगर उसके कोई और भी डिस्क्रिप्शन है वो ऐड करते हुए उसने बताना है कि भाई मैं इस वजह से इस चीज़ से मुत्तफिक नहीं हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि इसके अंदर आपने डिनाइल जो है वो इस तरीके से किया जाए कि कोई भी उसका जो तरीक़ाकार है या कोई उसकी जो सिम्मत है वो रह ना जाए कि जी हमने इस चीज़ से डिनाई ना किया था। क्योंकि इसकी एक रीज़न आती है, वो ये है कि कानून में अगर कोई क्लेम आप पर किया जाता है और आप उसके बदले में खामोशी इख्तियार करते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप उस चीज़ को एडमिट कर चुके हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप जो डिनाइल करें वो इस अंदाज में करें कि तरीके से पता चले कि आप इस चीज़ से एग्री नहीं हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है एवेसिव डिनाइल, यानी कि मुबहिम इनकार जो है वह किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। Where a defendant denies an allegation of fact in the plaint, he must not do so evasively but answer the point of substance. Thus, if it is alleged that the received a certain sum of money, it shall not be sufficient to deny that he received that particular amount, but he must deny that he received that sum or any part of thereof, or else set out how much he received, and if an alleged allegation is made with adverse circumstances, it shall not be sufficient to deny it along with those circumstances। अब इसमें ये चीज़ आती है कि आपने क्लियर कट जिस तरह के हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि बड़े स्पेसिफिक मैनर्स में डिनाइल करना है। अब एवासिव डिनाइल जो है बेसिकली डील कर रहा है इस तरह की टर्म्स को कि जिसके अंदर आपका कोई मैटर फाइनेंस से रिलेटेड है, कोई फाइनेंशियल मैटर है जिसके अंदर अमाउंट डील कर रही है, तो आपने अमाउंट जस्ट ये बता देना कि भाई मैंने अमाउंट नहीं ली थी, ये काफ़ी नहीं है। आपने उसमें बाकायदा तौर पर बताना कितनी अमाउंट थी, कितनी ली थी या नहीं ली थी। तो जो फिगर्स और फैक्ट्स हैं उसको बेहतर तरीके से बताना ज़रूरी है। तो एवासिव डिनाइल जो है वो बेहतर नहीं है। अब हमारा रूल 5 डील कर रहा है स्पेशल डिनाइल को। ये भी हमारे पहले 2 डिनाइल्स से रिलेटेड ही है। जिस तरह कि मैंने पहले बात बताई कि हर एक एलिगेशन को जब हम प्लेंट का जवाब देते हैं, डिफेंस शो करते हैं, अपने रिटन स्टेटमेंट या तहरीरी बयान देते हैं, तो जो जो चीज़ें प्लेंट में लिखी होती हैं हमने हर चीज़ का जवाब देना ज़रूरी होता है। अगर उस चीज़ में हम किसी चीज़ से मुत्तफिक नहीं है तो उसकी स्टेटमेंट ऐड करना, किसी चीज़ से मुत्तफिक हैं, किसी पॉइंट ऑफ लॉ पर मुत्तफिक हैं, किसी फैक्ट पर मुत्तफिक नहीं है तो ज़रूरी है। जो हमारा स्पेसिफिक डिनाइल है वो ये कहता है कि एवरी एलिगेशन ऑफ फैक्ट इन द प्लेंट इफ़ नॉट डिनाइड specifically or by necessary implications or stated to be not admitted in the pleading of the defendant shall be taken to be admitted except as against a person under disability। कि अगर आप उसे उस तरीके से नहीं शो कर रहे या उसका जवाब नहीं दे रहे जिस तरह का किया जाना चाहिए तो उसे समझा जाएगा कि आप उसे एडमिट
कर चुके हैं, सिवाय इसके कि हाँ अगर कोई पर्सन कोई स्पेशल कैपेसिटी में आया था, यानी कि वो डिसेबल था, माइनर था, तो फिर उस सूरत हाल में ये हो सकता है कि उस चीज़ को उस तरह से इस असूल को ऐसे नहीं लिया जाता। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन रिक्वायर्स एनी फैक्ट्स एडमिटेड टू बी प्रूव्ड अदरवाइज देन बाय सच एडमिशन। अब हमारे माइंड में ये चीज़ है और जनरल रूल भी यही है कि जो एडमिटेड फैक्ट होते हैं उनको दोबारा से जो है वो एडमिशन के लिए या एविडेंस के लिए पेश नहीं किया जा सकता। लेकिन एट द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, अगर कोर्ट ये समझती है कि एडमिटेड फैक्ट्स को एविडेंस के थ्रू प्रूव करना ज़रूरी है, तो ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो एडमिटेड फैक्ट्स को भी प्रूव करवाने के लिए एविडेंस ले सकती है। अब हमारा रूल 6 है जो कि डील करता है पर्टिकुलर ऑफ सेट ऑफ टू बी गिवन इन रिटन स्टेटमेंट। अब सेट ऑफ से क्या मुराद है? सेट ऑफ एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसके अंदर अगर कोई प्लेंटिफ कोई चीज़ क्लेम कर रहा है दूसरे से, तो जो हमारा डिफेंडेंट है वो एक ऐसी सिचुएशन सामने लेकर आता है जिसमें वो ये बताता है कि भाई मेरा भी कुछ हिस्सा ऐसा था, या मेरे पैसे ऐसे थे, या मेरी कोई ऐसी चीज़ थी जो कि इसने भी मुझे अदा करनी थी या इसके ज़ुम्मे वाजिबुल अदा थी। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से कि जैसे कोई सूट फाइल किया गया जिसमें प्लेंटिफ ने ये क्लेम किया कि जो डिफेंडेंट है उसने उसके 20 लाख देने हैं, बट जो डिफेंडेंट है उसने भी ये चीज़ बताई कि भाई इसने भी मेरे 10 लाख देने थे। तो अगर इस तरह की सिचुएशन केस में ऐड हो जाती है तो वो सेट ऑफ की सिचुएशन में आती है। इसलिए उन्होंने ये इसमें ये पॉइंट ऐड किया है कि अगर आपके सेट ऑफ से रिलेटेड सिचुएशन है तो आपने इससे रिलेटेड पार्टिकुलर्स भी अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में शामिल करने हैं। When in a suit for the recovery of money, the defendant claims to set off against the plaintiff's demand any ascertained sum of money legally recoverable by him from the plaintiff not exceeding the pecuniary limits of the jurisdiction of the court। अब देखें, सबसे पहले तो बात ये आती है कि इसके अंदर मनी सूट से रिलेटेड ज़्यादा बात की गई है कि सेट ऑफ वहाँ पर आता है जहाँ पे मनी सूट से रिलेटेड कोई चीज़ हो। दूसरे इसके अंदर आपने ये पॉइंट देखना है कि जो आपकी सेट ऑफ की अमाउंट है वो आपकी जो बेसिक ओरिजिनल अमाउंट है जो कि प्लेंटिफ की तरफ से क्लेम की गई है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। थर्ड चीज़ जो है वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बियॉन्ड नहीं जानी चाहिए। एंड बोथ पार्टी फिल द सेम करेक्टर as they fill in the plaintiff's suit, the defendant may at the first hearing of the suit but not afterwards unless permitted by the court present a written statement containing the particulars of the debt sought to be set off। यानी कि अगर सेट ऑफ से रिलेटेड आपने कोई दूसरी पार्टी ने भी क्लेम करना है, डिफेंडेंट भी उस चीज़ को सामने ले आया है, तो उसने फर्स्ट हियरिंग पे ही इस चीज़ को डिस्क्लोज़ कर देना है। अगर वो उसके बाद डिस्क्लोज़ करता है तो फिर उस चीज़ की कोई वक़्त नहीं रहती। तो कहने का मकसद इस रूल के अंदर ये है कि अगर सेट ऑफ से रिलेटेड भी कोई सिचुएशन है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर ये चीज़ आती है कि हमारा जो सेट ऑफ है उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं। तो रिटन स्टेटमेंट शैल हैव द सेम इफ़ेक्ट एज अ प्लेंट इन अ क्रॉस सूट सो एज टू एनेबल द कोर्ट टू प्रोनाउंस अ फाइनल जजमेंट इन रिस्पेक्ट both of original claims and set off, but this shall not affect the lien upon the amount decreed of any pleader in respect of the cost payable to him under the decree। यानी कि अब एक क्लेम प्लेंटिफ की तरफ से हुआ, अब डिफेंडेंट ने भी क्लेम रेज कर दिया जो कि सेट ऑफ की शक्ल में है, तो उसने उसके लिए कोई अलहदा से एप्लीकेशन या कोई नए सिरे से सूट फाइल नहीं करना, बल्कि उसने अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में ही बता देनी है ये चीज़, क्लेम कर देना है। तो हम दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि अगर रिटर्न स्टेटमेंट में भी कोई क्लेम ऐड कर दिया जाता है डिफेंडेंट की तरफ से तो वो सेट ऑफ की सिचुएशन के अंदर आ जाता है और कोर्ट उस क्लेम को उसी तरीके से देखती है जिस तरह के प्लेंटिफ के क्लेम को देखती है। तो दोनों के क्लेम को देखा जाता है। इसे एक लिहाज से ये भी कहा जा सकता है कि ये एक क्रॉस सूट की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अब हमारा नेक्स्ट रूल है रूल 7, डिफेंस एंड सेट ऑफ फाउंडेड ऑन सेपरेट ग्राउंड। Where the defendant relies upon several distinct grounds of defense or set off founded upon separate and distinct facts, they shall be stated as far as may be separately and distinctly। यानी कि अगर हमारा डिफेंडेंट जो है वो डिफेंस और सेट ऑफ से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें सामने ला रहा है, कुछ सेपरेट ग्राउंड्स लेकर आ रहा है जो कि थोड़ी मुख्तलिफ हैं उस जवाब से जो कि उसने दिया है,
तो उससे बड़ा सेपरेटली और डिस्टिंक्ट फैक्ट्स के लिहाज से इसे शो करना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़रा फ़र्क है। तो इसमें यही चीज़ कही गई है कि अगर ऐसे ग्राउंड्स आ गई हैं जो कि बाद में अलहदा से सामने आई हैं, तो फिर उनको बड़े स्पेसिफिक मैनर्स के अंदर जो है बताना पड़ेगा कि ये इस तरह से और कुछ ग्राउंड्स पे सामने आई हैं और ये इस तरह से मैंने इसमें शामिल की हैं। रूल्स 8 होता है और उसमें है कि न्यू ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस। अब इसमें भी ये चीज़ है कि अगर आपके डिफेंस से रिलेटेड ग्राउंड्स न्यू आई हैं, ठीक है, और वो आपकी आती हैं आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट और द प्रेजेंटेशन ऑफ रिटन स्टेटमेंट क्लेमिंग अ सेट ऑफ मे बी रेज्ड बाय द डिफेंडेंट और प्लेंटिफ एट द केस मे बी इन हिज रिटन स्टेटमेंट। क्या इस तरह की सिचुएशन सामने आती है, इस तरह की ग्राउंड सामने आती हैं कि आप सूट भी फाइल कर चुके, अपनी रिटन स्टेटमेंट भी दे चुके, उसके बाद आई हैं, तो कहने का मकसद ये है कि वो भी इसके अंदर शामिल की जा सकती हैं। अब हमारा आता है रूल 9 जो कि डील करता है सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स को। नो प्लीडिंग सब्सिक्वेंट टू द रिटन स्टेटमेंट ऑफ द डिफेंडेंट अदर देन बाय वे ऑफ डिफेंस टू अ सेट ऑफ शैल बी प्रेजेंटेड एक्सेप्ट बाय द लीव ऑफ द कोर्ट एंड अपॉन सच टर्म्स एज द कोर्ट थिंक्स फिट, बट द कोर्ट मे at any time requires a written statement or additional written statement from any of the parties and fix a time for presenting the same। अब इसमें ये चीज़ आती है कि प्लीडिंग के अंदर जब आप सूट फाइल कर देते हैं और उसकी रिटन स्टेटमेंट दे देते हैं, तो वो उसका जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है वो पूरा होने के बाद मज़ीद आप कोई उसके अंदर दोबारा से चीज़ इस लिहाज से ऐड नहीं कर सकते जैसे हम प्लीडिंग की डेफिनेशन में फ़ाइल करें। हाँ, लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हैं या उसके अंदर दोबारा कुछ एडिशन या अमेंडमेंट करना चाहते हैं, तो वो बाय द लीव ऑफ द कोर्ट आप कर सकते हैं, और कोर्ट आपको उसके ऊपर अलाउ कर देगी या परमिट कर देगी अगर वो समझेगी कि परमिट करना ज़रूरी है, या वो समझती है कि ये जस्टफुल है तो वो उसको परमिट कर देगी। और फिर कोर्ट जो है वो किसी भी टाइम आपसे रिटन स्टेटमेंट या एडिशनल रिटन स्टेटमेंट जो है वो पार्टी से मंगवा लेगी और फिर उसके लिए उसकी प्रेजेंट करने के लिए एक टाइम फिक्स कर देगी कि हाँ भाई इसको मेरे सामने प्रेजेंट किया जाए। अब नेक्स्ट हमारा आता है रूल 10 प्रोसीजर व्हेन पार्टी फेल्स टू प्रेजेंट रिटन स्टेटमेंट कॉल्ड फॉर बाय कोर्ट। अब ऐसी सिचुएशन आती है कि जिसके अंदर पार्टी को बताया गया था कि भाई आपने रिटन स्टेटमेंट देनी है और रिटन स्टेटमेंट वो उतने टाइम ड्यूरेशन में जो है वो नहीं दे पाती, तो उसका क्या प्रोसीजर जो है वो होगा। तो इसके अंदर ये चीज़ ऐड की गई है कि वेयर एनी पार्टी फ्रॉम whom a written statement is so required fail to present the same within the time fixed by the court may pronounce judgment against him or make such order in relation to the suit as it thinks fit। ये कहने का मकसद ये है कि अगर कोई पार्टी उस ड्यूरेशन में अपनी रिटन स्टेटमेंट जमा नहीं करवाती, तो उसका जो राइट ऑफ हियरिंग है जो उसे दिया जाना चाहिए था कि उसको सुना जाता है वो क्लोज़ कर दिया जाएगा और जो जजमेंट है उसके अगेंस्ट दे दी जाएगी। तो उसके इस चीज़ का जो है वो इस लिहाज से उसको खमियाजा जो है भुगतना पड़ेगा। रूल 11 डील करता है एड्रेसेस फॉर सर्विस। रूल 12 डील करता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलियर ऑफ फाइल एड्रेस, और रूल 13 डील करता है लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब ये जो सारी चीज़ें हैं जो हम जनरली प्लीडिंग का ऑर्डर पढ़ते हैं या हम ऑर्डर 7 पढ़ते हैं, तो जिस तरह से ये प्लेंट के अंदर ऐड की जाती हैं, यानी कि एड्रेसेस फॉर सर्विस, आपने जिस शख्स को जो है वो प्लेंट भिजवानी है या आप जिस शख्स को जो है वो लाना चाहते हैं मुकदमे में, तो वहाँ पे समन्स जो है भेजे जाते हैं, ठीक है, अदालत के थ्रू एज वी नो। तो उनके एड्रेसेस फुल एड्रेसेस जो हैं वो दिए जाने चाहिए। फिर अगर अब कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि फेलियर हो जाता है एड्रेसेस देने में या प्लेंटिफ जो है वो अपना एड्रेस सही तरीके से शो नहीं करता किसी भी लिहाज से, तो पहली कोशिश होनी चाहिए कि एड्रेसेस सही तरीके से बता दिए जाएं। अगर वो नहीं करता तो उसके अंदर कोर्ट फिर ये करती है कि बाज़ दफ़ा जो केसेस हैं उनको डिसमिस कर देती है, और उसके पीछे जो सोच है वो ये होती है कि जो प्लेंटिफ है वो ख़ुद सीरियस नहीं है, उसने एक ऐसा एड्रेस दिया जहाँ पर वो नहीं रहता। रूल 13 है लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। जिस तरह से फेरिस वारसान लगाई जाती है प्लेंट में, उसी तरह सेम
फहरिस्तवार लगाई जाती है रिटन स्टेटमेंट यानी कि तहरीरी बयान के अंदर भी, जवाब दावा के अंदर भी। तो उसमें ये चीज़ होती है कि जो शख्स परसू कर रहा होता है केस को, वो ऐड कर देता है कि मेरी वफ़ात के बाद तो ये लोग जो हैं इस केस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स का मकसद जो है वो ये होता है कि जो अदालत की कार्रवाई है वो चलती रहे, और इस शख्स के बाद जो है वो कौन से और लोग हो सकते हैं जो कि इस केस को डील करेंगे। तो ये इसके अंदर सारी चीज़ें थी जो कि हमारे रिटन स्टेटमेंट के जो असूल हैं वो शामिल करती है, और इनको मद्देनज़र रखते हुए रिटन स्टेटमेंट जो है वो बनाई जाती है। रूल 6, 7 और 8 जो हैं वो इस तरह के रूल्स हैं जो कि आर्ट ऑफ प्लीडिंग और ड्राफ्टिंग जो हमें बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।